दोपहर का वक्त, सन्नाटे का आलम। आमना स्कूल से घर आ चुकी थी, लेकिन दोनों बेटियां अभी तक नहीं पहुंची थीं। अचानक दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। आमना ने घबराकर दरवाजा खोला तो देखा बेटियां बुरी तरह हाँफ रही हैं। वो बलवाइयों से जान बचाकर बड़ी मुश्किल से घर पहुंची थी। अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि उनकी गली में शोर सा बुलंद हुआ। खौफनाक आवाजें धीरे धीरे घर के नजदीक होने लगी। आमना अपनी बेटियों को लेकर पिछले कमरे के कोने में छुप गई। दिल तेजी से धड़क रहे थे। सर्द मौसम में तीनों पसीने में शराबोर थी। और फिर दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। हर तरफ हर हर महादेव और जय श्री राम की आवाजें थी। माँ बेटियों को भागने का मौका भी न मिल सका। दर्जनों हिंदू बलवाई 3 निहत्ती मुसलमान औरतों पर हमलावर हुए और कुछ देर बाद वहां राख के सिवा कुछ न था। ये गुजरात में होने वाले फसादात की सिर्फ एक झलक थी, जिसके ताने बाने मिलते थे उस वक्त के वजीर आला और आज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से। फसादात में 2500 से ज्यादा मुसलमान कत्ल किए गए। बस्तियों की बस्तियां जला दी गईं। मुसलमानों के घर, दुकानें, कारोबार सब कुछ तबाह हो गया। सैकड़ों खवातीन दरिंदगी का शिकार हुई। लेकिन मोदी को इत्मीनान न हुआ। अपने भक्तों से कह दिया कि मजा नहीं आया। बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में गुजरात फसादात का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को करार दिया। तब मोदी को एक नया नाम मिला, गुजरात का कसाई। ये डॉक्यूमेंट्री मोदी के खिलाफ एक चार्ज शीट है, जिसे इंडिया में देखने पर पाबंदी है। मोदी की मुखालफत में बहुत कुछ कहने को है, लेकिन ये भी सच है कि इंडिया पर सबसे तवील अरसे तक राज करने वाला मोदी मेहनत करना जानता है। ट्रेन स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर भारत का सबसे ताकतवर आदमी बनने तक उसकी राह में जो आया उसने कुचल दिया। वो जो कहता है कर दिखाता है। मोदी के अज़ाइम के सामने कोई कानून, कोई सेक्युलर नजरिया, कोई एथिक्स कुछ नहीं ठहरता। धुन का ऐसा पक्का है कि 70 वर्षों से एक तरफ जाने वाले भारत को दोनों हाथों से पकड़कर मोड़ दिया। मोदी आज तारीख बदलने वाला है। नेहरू के बाद वो पहला शख्स होगा जो तीसरी बार राज्यसभा के सिंहासन पर राज करेगा। कुछ तो है मोदी में कि उसने पूरी दुनिया में बसने वाले जात पात में बटे 1 अरब से ज्यादा हिंदुओं को एक झंडे तले जमा कर दिया। मोदी के झंडे का रंग जाफरानी है, यानी केसरी। संस्कृत में केसरी रंग गुरूब आफ्ताब और आग की नुमाइंदगी करता है और ये कुर्बानी, रोशनी और निजात की अलामत है। लेकिन इस झंडे को गौर से देखें तो इस पर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अपनी माँ से टूटकर मोहब्बत करने वाला मोदी बड़ा होकर हजारों लोगों का कातिल कैसे बन गया, ये आज आपको रफ्तार बताएगा नरेंद्र मोदी की कहानी में। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ चलिए। मोदी की कहानी जानने के लिए आपको 1960 की दहाई में जाना होगा। आजादी के 3 साल बाद 17 सितंबर 1950 में पैदा होने वाला मोदी अपने 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। 80 गज के मकान में रहने वाले इस खानदान ने इतनी गुर्बत देखी कि मोदी को खुद से चिढ़ होने लगी। वालिद दामोदर मोदी के पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, यूं मोदी पढ़ भी नहीं सका। दामोदर अपने बच्चों को धर्म शिक्षा जरूर देते और उसका सबसे ज्यादा असर लिया मोदी ने। वो शुरू से तन्हाई पसंद था। उसकी फितरत में एक अजीब सी बेचैनी थी। अदाकारी का शौक था, लेकिन स्टेज पर किरदार सिर्फ हीरो का पसंद था। अगर ये रोल नहीं मिलता तो वो काम करने से इनकार कर देता। मोदी ने एक बार स्क्रिप्ट में लिखे डायलॉग्स बोलने के बजाय औरतों के हुकूक पर तकरीर कर डाली। देखने वाले हैरान रह गए, क्योंकि पहले कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। यहीं लक्ष्मण राव इनामदार भी मौजूद थे, जो आरएसएस यानी राष्ट्रीय सेवक संघ के रहनुमा थे। वकील साहब के नाम से मशहूर लक्ष्मण ने भांप लिया कि लड़के में कुछ तो स्पार्क है और ये आगे जाकर यकीनन कुछ करेगा। उन्होंने मोदी से एक छोटी सी मुलाकात की, जो मोदी की जिंदगी में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आरएसएस का नजरिया दिल में उतर गया और मोदी 15 साल की उम्र में अदाकारी से सियासत में आ गया। सियासत के मैदान में मोदी का सफर कैसा रहा, इसमें कैसे उरूज और जवाल आए, इस बारे में बाद में बताएंगे। पहले चलते हैं मोदी की कुछ पर्सनल लाइफ की तरफ। शाम का वक्त है। मोदी छत पर अपने छोटे भाई के साथ पतंग उड़ा रहा है। उसने प्रहलाद को चरखी पकड़ने को कहा। प्रहलाद ने मना किया तो मोदी ने उसे एक हाथ लगा दिया। प्रहलाद का कहना है कि मोदी गुस्से का तेज है और आज भी उसे भाई से डर लगता है। अरसा हो गया इन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई।
क्योंकि मोदी अपने खानदान को एक फासले पर रखते हैं। इसके पीछे क्या वजह है ये जानने की कोशिश करते हैं। 17 साल की उम्र में मोदी की जबरदस्ती शादी कराई गई, लेकिन उसे अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यूँ ये शादी ज्यादा अरसे नहीं चल सकी। मोदी ने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। कभी इस शहर तो कभी उस शहर भटकता रहा, लेकिन फिर वो सन्यासी भी न बन सका। कुछ वक्त हिमालय में साधुओं के दरमियान भी गुजारा, यहाँ तक कि गुजरात वापस आ गया, जहाँ उसकी मुलाकात स्वामी आत्मस्थान आनंद जी महाराज से हुई। उन्होंने मशवरा दिया कि मियाँ अभी जवान हो, इतनी कम उम्री में दुनिया तर्क करने का फैसला ठीक नहीं, इन चक्रों में ना पड़ो। मोदी ने साधु की बात मान ली और अहमदाबाद चला आया। 2 साल पहले अचानक चला जाने वाला मोदी एक दिन घर लौट आया तो घर वाले उसे दहलीज पर देखकर हैरान थे। वो कुछ देर तो साथ बैठा, लेकिन फिर बाहर निकल गया। घर वाले समझे कि बाप से मिलने जा रहा होगा, लेकिन मोदी के कदम तो किसी और तरफ थे। वो आरएसएस के मुकामी दफ्तर जा रहा था, जहां आरएसएस के वकील साहब उसका इंतजार कर रहे थे। अब मोदी बाकायदा आरएसएस में शामिल हो गया और जिंदगी की गाड़ी सियासत की शाहराह पर दौड़ने लगी। हमरा पाकिस्तानेर संख्या गुरु। ये सन 1971 था। मशरकी पाकिस्तान में हालात बहुत खराब थे। पाकिस्तान के दोनों बाजू आपस में झगड़ रहे थे और उनके बीच थी इंदिरा गांधी की हुकूमत। तब हिंदू इंतहा पसंदों का हुकूमत से एक ही मुतालबा था, बंगालियों की मदद की जाए। ये भी कहा गया कि आरएसएस के कारकुनों को फौज में शामिल होने का मौका दिया जाए। इस मुतालबे के हक में बड़े मुजाहिरे हुए, जिनमें नौजवान मोदी ने भी शिरकत की। इन मुजाहिरों में गिरफ्तारियां भी हुई। मोदी भी गिरफ्तार होकर दिल्ली की मशहूर तिहाड़ जेल भेजा गया। जेल सियासी कारकुन का ससुराल तस्वुर की जाती है। गिरफ्तारी के बाद आरएसएस में मोदी की अहमियत और बढ़ गई और वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई। फिर सन 1974 में अहमदाबाद में तलबा ने अपने हुकूक के लिए हड़ताल की। एहतिजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए, उनमें भी मोदी आगे आगे था। ये एहतिजाज इतना बढ़ा कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया। इंदिरा सरकार लरस कर रह गई और गुजरात में कांग्रेस हुकूमत का धड़न तख्ता हो गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। एहतिजाज का एक नया दौर शुरू हुआ। 25 साल मोदी भला कैसे खामोश रहता, वो भी आगे आगे था। इमरजेंसी में अखबारात पर सेंसरशिप लगी तो आरएसएस ने कांग्रेस के खिलाफ पम्फलेट्स बांटने शुरू कर दिए। यही नहीं, खुफिया पैगामात भी पहुंचाए जाते थे, जिनकी जिम्मेदारी मोदी के सर थी। पुलिस उसे दीवाना वार ढूंढ रही थी, लेकिन माजी का अदाकार कभी सरदार तो कभी साधु का रूप धार कर उन्हें चकमा दे जाता था। वो खुफिया तौर पर इंदिरा सरकार के खिलाफ काम करता रहा। यही वो जमाना था जब मोदी को आरएसएस के रहनुमाओं से ताल्लुकात कायम करने में बड़ी मदद मिली। बिलाखिर इमरजेंसी 21 मार्च 1977 को खत्म हुई। इलेक्शन हुए और इंडिया में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। जनता दल के मोरारजी देसाई नए वजीर आजम बन गए, जिनकी काबीना में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े लीडर्स भी शामिल थे। इस नई हुकूमत में नरेंद्र मोदी को भी एक जिम्मेदारी मिली। उसे गुजरात में इमरजेंसी के असरात की तारीख लिखने को कहा गया। नरेंद्र ने उस पर एक किताब लिखी जिसका नाम था संघर्ष म गुजरात। गुजराती जबान में लिखी गई ये किताब बड़ी मशहूर हुई और बाद में उसका हिंदी तर्जुमा भी हुआ। बहरहाल नई हुकूमत बनने के बाद नरेंद्र मोदी का गुजरात और दिल्ली आना जाना शुरू हो गया। वकील साहब उसे सियासी ट्रेनिंग देते रहे और 1978 में उन्हीं के कहने पर मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कर लिया। उधर देसाई हुकूमत ज्यादा अरसे न चल सकी। जनवरी 1980 में इंडिया में फिर चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी दोबारा वजीर आजम बनी। ये वो वक्त था जब मोदी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसी साल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक नई सियासी जमात वजूद में आई, जो मोदी का आखिरी ठिकाना बनी। 1981 में कुछ ऐसा हुआ जो मोदी को सियासी लीडर बना गया। ये रियासत तमिलनाडु में पेश आने वाला एक वाकया था। 800 से ज्यादा दलित हिंदुओं ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। आरएसएस के लिए हिंदू जज्बात भड़काने का ये बेहतरीन मौका था। दलितों के मुसलमान होने के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। गुजरात में जुलूसों की क़यादत मोदी के जिम्मे थी, यानी अब वो कारकुन नहीं, बाकायदा लीडर बन चुका था। 31 अक्टूबर 1984 सियालकोट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान दूसरा वनडे जारी है। पाकिस्तानी कैप्टन जहीर अब्बास ने टॉस जीता और मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी। मुदस्सिर नजर दोनों ओपनर्स को आउट कर चुके हैं कि अचानक
ऑल इंडिया रेडियो से कमेंट्री आना बंद हो गई और सैड म्यूजिक बजने लगा। रेडियो पाकिस्तान पर भी यही सूरत हाल थी और फिर अचानक वो खबर आ गई, इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया गया। Indira Gandhi, the Prime Minister of India, had been killed by her bodyguards. The body lay in state at the Teen Murti house, her father Jawaharlal Nehru's official residence. मुल्क में नए इलेक्शन हुए, कांग्रेस को हमदर्दी का वोट मिला और वो भारी अक्सरियत से जीती, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। तब बीजेपी लीडर्स ने अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आरएसएस से मदद मांगी। वहां से ज़हीन और बासलाहियत लोग बीजेपी में शामिल हुए। उन्हीं में से एक नरेंद्र मोदी भी था। मोदी ने गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने में बड़ा किरदार अदा किया। वो जल्दी भारतीय जनता पार्टी गुजरात का सेक्रेटरी बना दिया गया। यहीं से इसके पॉलिटिकल करियर का आगाज हुआ, जिसने भारत को हमेशा के लिए तकसीम कर दिया। कहते हैं जब किसी कौम को यकजा करना हो तो मजहब से बेहतर और कोई शय नहीं, लेकिन जब किसी कौम को तोड़ना हो तब भी मजहब सबसे बेहतरीन हथियार है। हिंदुस्तान में यही हुआ। मुल्क में 1984 से एक तहरीक चल रही थी, राम जन्मभूमि की आजादी की तहरीक, जो आरएसएस ने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर शुरू की थी। उनका कहना था कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, बल्कि शहर की बाबरी मस्जिद ही वो जगह है जहां पहले राम मंदिर था। इसलिए मस्जिद को खत्म किया जाएगा और यहाँ राम मंदिर दोबारा बनाया जाएगा। सोमनाथ मंदिर की तामीर तो आजादी के फौरन बाद हो गई थी, लेकिन अब बीजेपी का निशाना थी बाबरी मस्जिद, जिसकी जगह वो राम मंदिर बनाना चाहती थी। रथ यात्रा तो अयोध्या पहुंचने से पहले खत्म हो गई, लेकिन आरएसएस और दीगर इंतहा पसंद तंजीमों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। हिंदुस्तान एक बार फिर तकसीम हो गया। फिर 5 अगस्त 2020 को मंदिर की बुनियाद रख दी गई और संगे बुनियाद से लेकर इफ्तिताह तक हर मरहले को अंजाम दिया नरेंद्र मोदी ने। इस बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन अभी मोदी की उस जिंदगी के बारे में बात करते हैं जो 1992 से 2024 तक रही। उस जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, ऐसा जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। राम मंदिर बनाने के लिए जितने नारे लगे, उनमें से एक था पहले मंदिर फिर सरकार। बाबरी मस्जिद की शहादत के साथ ही राम मंदिर बनने का पहला कदम तो उठा लिया गया और फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा कि बीजेपी को सरकार भी मिल गई। ये सन 1995 था, जब रियासत गुजरात में इलेक्शन हुए। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अकेले किसी इलेक्शन में हिस्सा लिया था और बड़ी कामयाबी हासिल की। मोदी 1987 में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उस इलेक्शन के बाद उन्हें बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। इस फैसले के बाद तो पार्टी की ताकत बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि 1996 में न सिर्फ हरियाणा और चंडीगढ़ में बीजेपी बड़ी पावर बनकर उभरी, बल्कि 1998 में हिमाचल प्रदेश में भी हुकूमत बना ली। नरेंद्र मोदी का सियासी कद बढ़ता जा रहा था, लेकिन हैरत की बात देखें, मुल्क भर में पार्टी मजबूत हो रही थी, लेकिन मोदी की अपनी रियासत में बीजेपी कमजोर हो रही थी। सन 2000 में बल्दियाती इलेक्शन हुए तो बीजेपी गुजरात में बुरी तरह हार गई। इसकी वजह थी मोदी और गुजरात की बीजेपी क़यादत में इख्तलाफात। यही वजह थी कि मोदी को दिल्ली बुला लिया गया, लेकिन कुदरत मोदी के लिए काम कर रही थी। 1998 में समंदरी तूफान, 2000 में अहमदाबाद का सैलाब और 2001 में भोज का खौफनाक जलजला, इन 3 कुदरती आफात ने गुजरात की हुकूमत की चूल्हे हिला दी। केशव भाई पटेल की हुकूमत इमदादी कार्रवाइयों में बुरी तरह नाकाम रही, जिसकी वजह से उन्हें मिस्टर डिजास्टर कहा जाने लगा। तब बीजेपी की क़यादत ने एक फैसला कर लिया। ये 1 अक्टूबर 2001 था। नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे। उनके फोन की घंटी बजी। लाइन पर थे वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने शाम को मुलाकात के लिए बुलाया। उस मुलाकात में मोदी को गुजरात जाने का हुक्म दिया गया। यूं पटेल की जगह मोदी वजीर आला बन गए। ये पहली मोदी सरकार थी जिसका पहला चैलेंज था नए इलेक्शन। जी हाँ, अगले ही साल फिर इलेक्शन थे, जिसमें जीतने के लिए बड़ी कामयाबी की जरूरत थी, लेकिन मोदी की तैयारी पूरी थी। एक ऐसा तरीका, ऐसा पैटर्न जो उनके हर इलेक्शन में नजर आता है, यानी इलेक्शन से पहले कोई बड़ा वाकया। वो 27 फरवरी 2002 की एक सुबह थी। नरेंद्र मोदी को गुजरात असेंबली का रुकन बने सिर्फ 2 दिन हुए थे। रियासत के शहर गोधरा के रेलवे स्टेशन पर मामूल की गहमा गहमी थी। साबरमती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से रवाना हुई और कुछ ही देर बाद एक हुजूम
जो न जाने कहां से आया था, ट्रेन पर पथराव शुरू कर देता है। फिर रेलगाड़ी अचानक रुक जाती है, शायद किसी ने जंजीर खींच दी। अब ट्रेन पर दोनों तरफ से पथराव होने लगा और फिर अचानक बोगियों को आग लगाने का नारा बुलंद हुआ। कुछ ही देर में 6 बोगियों में से आग के शोले बुलंद होने लगे। ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि मुसाफिर निकल भी न सके। हमले में 59 लोग अपनी जान से गए, जिनमें से ज्यादातर हिंदू यात्री थे जो अयोध्या से अहमदाबाद वापस आ रहे थे। उसी अयोध्या से जहां 10 साल पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात की, 103 लोगों को गिरफ्तार किया और इल्जाम मुसलमानों पर लगा। फिर तो वो आग लगी कि क्या गोधरा और क्या अहमदाबाद, पूरा गुजरात ही जल उठा। मुसलमानों पर तो वो कयामत टूटी कि आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद मोदी की शोहरत ऐसी हो गई थी कि 2005 में अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। लेकिन गुजरात में जो कुछ हुआ उसने मोदी का काम बिगाड़ा कम और संवारा ज्यादा। हिंदू इंतहा पसंद उसके काम से बड़े खुश थे। मुल्क की बदलती हुई सियासत का हर कदम मोदी के हक में होता चला जा रहा था। इसलिए जब दिसंबर 2002 में गुजरात में इलेक्शन हुए तो बीजेपी ने 182 में से 127 सीटें जीत ली। मोदी दूसरी बार वजीर आला बन गए, बल्कि 2007 में तीसरी बार भी उन्हीं को वजीर आला बनाया गया। इस हैट्रिक के बाद अब मोदी की नजरें वजीर आला से आगे वजीर आजम की कुर्सी पर थीं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। वो जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय लेकर अवाम के पीछे दौड़ता था, अब उसके पीछे अवाम का सैलाब था। मई 2014 में इंडिया में जनरल इलेक्शंस हुए। लोकसभा की 543 में से 282 सीटों पर जीती भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा था अच्छे दिन आएंगे, और वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार था नरेंद्र मोदी। लेकिन घोस्ट ऑफ गोधरा मोदी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। CNN पर करण थापड़ को दिए गए इंटरव्यू में उनके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत कुछ जाहिर कर गया। दोस्ती बनी रहे। Still unwilling to talk about his role during the post-Godhra riots. इसके बाद तो मोदी ने फैसला कर लिया वो कभी ऐसा इंटरव्यू नहीं देंगे जिसमें उन्हें सवालात का पहले से पता ना हो। मसलन वो इंडिया टीवी के मशहूर प्रोग्राम आपकी अदालत में गए। वहाँ जो कुछ हुआ वो देखने के काबिल था। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती। ये तो आपकी अदालत लग ही नहीं रही थी। यही वजह है कि अगले दिन एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया टीवी कमर वहीद नकवी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रोग्राम फिक्स था और मोदी की प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा था। प्रोग्राम में मोदी से कोई सख्त सवाल नहीं पूछा गया, बल्कि हाजिरीन में भी मोदी के भक्त बैठे हुए थे, जिन्होंने नारे भी लगाए। यूं इंडिया में मीडिया की एक नई किस्म ने जन्म लिया, जिसे नाम दिया गया गोदी मीडिया। ऐसा मीडिया जिसने हिंदू इंतहा पसंदों की मेहनत को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दी। उन्हीं की मदद से खौफ की सियासत, नस्ल परस्ती की सियासत एक सियासी टेक्निक बन गई। बहरहाल सियासत में ये सब बिकता है और मोदी बेचने में कामयाब भी हो गया। 26 मई 2014 को उसने वजीर आजम का हलफ उठाया और भारत बदल गया। वो इंडिया जो कभी नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाता था, अब चेस्ट थम्पिंग उसका नया सियासी कल्चर बन गया था और वॉर मॉन्गरिंग नया एटीट्यूड, और मुल्क से बाहर उसका पहला निशाना बना पाकिस्तान। 2019 में इलेक्शन जीतने के लिए मोदी ने फिर वही तरीका इस्तेमाल किया जो कभी गुजरात में किया जाता था। हम घर में घुस के मारेंगे। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद पाक भारत ताल्लुकात खराबी की इंतहा को पहुंच गए। हर पॉपुलिस्ट रहनुमा की तरह मोदी का भी खास तरीका वारदात है, अपनी बात कम और दुश्मन की बात ज्यादा। तो पहला हदफ बने इंडियन मुसलमान और फिर पाकिस्तान। इंतहा पसंद हिंदू हलकों में तो पाकिस्तान दुश्मनी बहुत पुरानी बात है और मोदी ने उस दुश्मनी को बड़ा कैश करवाया। पहली बार वजीर आजम बना तो पाकिस्तान से हर सतह पर बातचीत खत्म कर दी। मुल्क में मुसलमानों के अंदर भी लावा पक रहा था, खास तौर पर कश्मीर में, जहां हालात बहुत खराब हो रहे थे। सितंबर 2016 में उड़ी में इंडियन फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, 18 फौजी जान से गए। भारत ने इल्जाम लगाया पाकिस्तान पर। फिर फरवरी 2019 में पुलवामा में नीम फौजी एहलकारों पर हमला हुआ, 40 एहलकारों की जान गई।
इस मर्तबा भी जिम्मेदार करार दिया गया पाकिस्तान को। बल्कि इस बार तो मोदी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और बालाकोट के करीब बमबारी कर दी। दावा किया कि दहशतगर्दों का एक ठिकाना तबाह किया है, हालांकि वहां चंद दरख्तों के सिवा कुछ नहीं था। बहरहाल रात के अंधेरे में किए गए उस हमले का जवाब पाकिस्तान ने अगले रोज दिन के उजाले में दिया और कहा कि हमने भारत के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं। उनमें से एक पाकिस्तान की हुदूद में आकर गिरा और पायलट गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक हेलीकॉप्टर इंडिया की फौज ने अपने ही हाथों मार गिराया। यूं इस वाकये ने पूरी दुनिया में इंडिया की दिफाई सलाहियतों का पोल खोल दिया। रुसवाई अपनी जगह, पाकिस्तान पर जवाबी हमला करने की जुर्रत भी नहीं बची, और ऐसा हो जाए तो फिर बदला मजलूमों से लिया जाता है। कुछ महीनों बाद अगस्त 2019 में कश्मीर की वो हैसियत खत्म कर दी जो उसे कानूनन थी। इंडिया के आइन का आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। यूं कश्मीर मुतनाज़ा इलाका नहीं रहा, बल्कि भारत की कॉलोनी बन गया। यूं पाकिस्तान और भारत के जो रहे सहे ताल्लुकात थे वो भी खत्म हो गए और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का माइनॉरिटीज का दुश्मन होने का दाग और गहरा हो गया। नरेंद्र मोदी इंडिया में अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं। साफ नजर आता है कि वो तीसरी बार भी वजीर आजम बन जाएंगे और इसे देखते हुए कई नए खदशात जन्म ले रहे हैं कि मोदी तीसरी बार इलेक्शन जीते तो भारत का आइन बदलकर उसे एक हिंदू मुल्क बना देंगे, क्योंकि हिंदू इंतहा पसंद हमेशा से भारत की सेकुलर आईनी हैसियत खत्म करना चाहते हैं। इस काम में जो कोई मोदी के साथ है वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से नहीं चूकता। ये है अमित शाह, मोदी का दायां बाजू, उनकी हुकूमत के वजीर दाखिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा। ये हैं योगी आदित्यनाथ, इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला। कहा जाता है कि मोदी के बाद यही इंडिया के वजीर आजम होंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ पर सांप्रदायिक झड़पें ज्यादा हैं। जहाँ 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहाँ पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं। ये है यूनियन मिनिस्टर साध्वी निरंजन ज्योति, साफ साफ कह गयी। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी, की सरकार बनेगी। और ये हैं साक्षी महाराज, रुकन पार्लियामेंट बीजेपी। अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है। हम तो 4 भाई, चारों के चारों सन्यासी, एक ने भी शादी नहीं की। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। ये हैं विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के एमएलए। ये क्या कह रहे हैं। तो गौ माता को माता ना मानते हो, उसकी हत्या करते हो। मैंने वादा किया था ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों बयानात होंगे जो इन लोगों ने दिए हैं, जो नरेंद्र मोदी की पार्टी का हिस्सा हैं और बहुत अहम हिस्सा हैं। तो जो अल्फाज मोदी की जबान से अब नहीं निकलते वो इनके जरिए निकल रहे हैं। खौफ की सियासत अपने अरूज पर है। भारत बदल नहीं रहा, भारत बदल चुका है। ये एक बदलती दुनिया है। पॉपुलिज्म ने दुनिया का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। मशरिक में मोदी से लेकर मगरिब में डोनाल्ड ट्रंप तक हर जगह ऐसे पॉपुलिस्ट लीडर्स छाए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अपने मुल्क की इकोनॉमीज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी सियासत जमहूरियत के आफाकी हुसूलों के खिलाफ है। उनकी नस्ल परस्ताना और नफरत पर मबनी सोच ने अपने मुल्कों को अंदर से खोखला कर दिया है। अमेरिका से इंडिया तक यही कहानी है और इस कहानी का हर किरदार नफरत के काबिल है।